हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम बेसिकली सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बायोलॉजी का सेक्शन, उसमें हम ब्लड डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एंजाइम्स का रोल वगैरह सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड की अगर हम बात करें, जिसको हम रक्त बोलते हैं, तो ये हमारे जो है शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है होता है। अगर हम बात करें रुधिर या रक्त, तो ये हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी एजेंट है, अर्थात ये संचरण करने का काम करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं, तो जो भी केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हुआ या हमारे बॉडी में हमारे सेल्स में जो हम खाना खाते हैं आफ्टर डाइजेशन, उसको सर्कुलेट करना, सभी सेल्स के पास में पहुंचाना, ये काम होता है ब्लड का, अगर हम मेनली देखें तो। ठीक है। अब इसके अलावा जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो उस ऑक्सीजन का उपयोग सारी कोशिकाएं, इसका मतलब ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। तो उस ऑक्सीजन को भी पहुंचाने का काम कौन करेगा? बेसिकली ब्लड ही करेगा, रक्त ही करेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आफ्टर रिस्पिरेशन अर्थात श्वसन के पश्चात, कोशिकीय श्वसन के पश्चात, सेलुलर रिस्पिरेशन के आफ्टर जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको भी लेकर जो है लंग्स तक लेकर आने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, आप बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो है, ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड। ब्लड क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मतलब एक प्रकार से ये जो है जोड़ने का काम करती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। क्योंकि ब्लड जो है पूरे बॉडी में, हर पार्ट्स में, हर सेल्स में, हर जगह जो है फ्लो हो रहा होता है। ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। तो ये जो टर्म है वो बेसिकली कहाँ से डिराइव किया गया है? मेसोडर्म से डिराइव किया गया है। ठीक है। तो ब्लड जो है, जो ये शब्द है, उसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। अगर हम आगे बात करें तो द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब रक्त से संबंधित जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, या ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज के बारे में पढ़ना हुआ, जिस ऊतकों से ब्लड बनता है। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, जो भी अनियमितताएं हैं, उन सब को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। तो ब्लड से संबंधित जो भी स्टडी होती है, उन स्टडीज को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। जिसमें हेमे का मतलब होता है ब्लड और लोगस का मतलब होता है स्टडी, और इन दोनों को मिलकर बना लिया गया हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी ऑफ ब्लड, और उससे संबंधित जो भी डिसऑर्डर है उनको हम क्या करते हैं? पढ़ने का जो है यहाँ पर काम करते हैं। तो ये हो गया कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ब्लड के बारे में। नाउ आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं कलर की। तो कलर कैसा होता है? तो ब्राइट रेड कलर का होता है इन द आर्टरीज एंड डार्क रेड इन द वेन्स। ये आपको याद रखना है। मतलब कुल मिला के अगर हम बोले तो रेड कलर का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है ब्राइट रेड मिलेगा आपको आर्टरीज में। आर्टरीज जिसको हम क्या बोलते हैं? धमनियां बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। आर्टरीज मतलब क्या होता है? धमनियां। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे वेन्स और आर्टरीज के बारे में। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आर्टरीज जो है ना, ये O2 रिच ब्लड को लेके जाती है। मतलब जो ब्लड ऑक्सीजन को लेके जा रही होती है, वो किसमें बहती है? आर्टरीज के थ्रू फ्लो होती है। और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जाती है, उसको हम वेन्स बोलते हैं या शिरा बोलते हैं। ये आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नाउ मास कितना होता है? लगभग हमारे बॉडी का 8% जो है, लगभग अप्रोक्सीमेट डेटा है ये, 8% ऑफ द मास ऑफ द बॉडी ये जो है कवर करता है ब्लड। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच क्या होता है? तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ये क्षारीय नेचर का होता है थोड़ा सा। कितना पीएच होता है? 7.35 से लेकर 7.45 तक। एग्जैक्टली बोले तो 7.4 आपको याद रखना है।
रेंज अगर पूछे तो 7.35 से 7.45 तक, और एग्जैक्टली अगर हम एवरेज देखें तो 7.4 इसका जो है पीएच होता है। और 7 से ऊपर जो पीएच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर बोलते हैं, अल्कलाइन नेचर बोलते हैं, अर्थात क्षारीय प्रवृत्ति जो है रक्त की होती है। इसके बाद बात करते हैं टेस्ट कैसा होता है, इसका स्वाद जो होता है वो सॉल्टी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट मौजूद होते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसको हम बोल सकते हैं। विस्कोसिटी, शानता, शानता मतलब एक प्रकार से बोलते हैं गाढ़ापन, उसकी हम बात कर सकते हैं तो 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, मतलब वाटर जितना शान है उससे 3 से 4 गुना थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो क्या होता है, विस्कस होता है, शान होता है, ठीक है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम की अगर हम बात करें, आयतन की बात करें तो एक शरीर में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर आयतन होता है ब्लड का, ये आपको याद रखना है बॉडी में। तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये और जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखना है संगठन की। अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली अगर हम बात करें जो रक्त का संगठन है उसको हम यहाँ पर ध्यान से देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रक्त है उसमें प्लाज्मा होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स होता है, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलेंगे हम, रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त बेसिकली रुधिराणु उसको हम बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, इसको हम प्लेटलेट्स या कणिका भी बोलते हैं, ठीक है, रुधिराणु भी बोलते हैं उसको। और जो ये सब आपस में जब मिलता है तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड, मतलब कुल मिला के रक्त के संगठन में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं एंड देन प्लेटलेट्स, ये आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं, जो ये रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है, इसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं ब्लड के। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। तो बेसिकली ब्लड आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ब्लड जो है उसको उसके संगठन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो अलग से प्लाज्मा हम बोल रहे हैं और दूसरा बोल रहे हैं सेलुलर एलिमेंट्स, कोशिकीय घटक बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोशिकीय घटक बोल रहे हैं, कोशिकीय घटक, ठीक है, या इसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं, मतलब जो रक्त को बनाने वाले जो बेसिकली होते हैं घटक होगा ये, जो रक्त को बनाने वाले जो मेन कोशिकाएं हैं उसकी हम बात कर रहे हैं तो वो 3 होती हैं। पहला उसमें है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसका नाम आपको याद रखना है, ये वाला नाम भी, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसको याद रखना है। प्लेटलेट्स तीसरा है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर पूरा ब्लड 100% अगर हम उसके कंपोजिशन को देख रहे हैं तो उसमें 55% आपका क्या है, प्लाज्मा है, 45% जो है क्या उसमें सेलुलर एलिमेंट्स है, ये आपको याद रखना है। तो ब्लड का ये सब कंपोजिशन आपको याद रखना है, 55% प्लाज्मा, 45% सेलुलर एलिमेंट्स। उन 45% में 3 एलिमेंट हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और तीसरा जो हो गया वो हो गया आपका प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। नाउ अभी जो प्लाज्मा है ना, तो ब्लड की जो फ्लूइडिटी है, जो ब्लड लिक्विड के रूप में आपको दिखता है, उसकी लिक्विडिटी या फ्लूइडिटी द्रवित रूप जो है वो प्लाज्मा के कारण से है। तो प्लाज्मा जो है ब्लड को क्या बनाता है, फ्लूइड बनाता है, तरल बनाता है। क्या बनाता है, तरल बनाता है, जिसका मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, वाटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा की जब हम बात करते हैं तो प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर्ड लिक्विड, ठीक है, मतलब ये लिक्विड सब्सटेंस है, बाकी लिक्विड सब्सटेंस नहीं है। ये मेन हमारा जो है ब्लड का लिक्विड सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड को तरलता प्रदान करता है, फ्लूइडिटी प्रदान करता है, इसको आपको याद रखना है। तो लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड्स द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन सस्पेंशन। बोलने का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो हम क्या करते हैं कि एक वाटर लिए और वाटर में हमने शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिया, ये सब हमने डाल दिया, तो वाटर क्या है, उसका लिक्विड पार्टिकल है, जबकि जो उसका सॉल्ट हमने डाला या शक्कर डाला वो उसके जो है सॉलिड पार्टिकल है। सिमिलरली यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम बात कर रहे हैं
मान लो हमारा ये ब्लड है और इस ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में आपको क्या दिखेगा, रेड ब्लड सेल्स दिखेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स दिखेंगे, प्लेटलेट्स दिखेगा, ये सारी चीजें आपको जो है देखने को मिलेगा। मतलब प्लाज्मा ही अपने आप में जो है रखे हुए है, किसको रखे हुए हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। ये जो है उसमें सस्पेंशन में है, निस्पंदन में है, उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। चलिए और थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं। तो प्लाज्मा में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, इसको अच्छे समझिएगा आप। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा का 90 से लेकर 92% जो रेंज अगर हम देखें तो 90 से 92% या फिर एग्जैक्टली 91.5% जो है वाटर, मतलब प्लाज्मा किससे बना हुआ है, मेनली अगर बात करें तो वाटर से बना हुआ है। और बाकी जो बचा हुआ सेक्शन है वो क्या है, प्रोटीन है और कुछ अदर सोल्यूशन भी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रोटीन की बात करते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन्स क्या करता है इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। इन सब के फंक्शंस भी जो है आपको पूछे जाते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो है, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है ये एक जो है आपका संगठन है। ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर सोल्यूशन में क्या क्या आते हैं जो और उसके अलावा भी हो गए, देखिए 90 से 92% आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, 7% प्रोटीन हो गया, बाकी बचा 100% में वो क्या हो गया, अदर सॉल्यूट्स, अदर विलायक। दूसरे विलायक है उसकी बात करते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक आयन, विद्युत अपघटनी आयन। कौन कौन से, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम जो है, मैग्नीशियम, क्लोरीन और आपको कार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन, ये आयन मौजूद होते हैं हमारे रक्त में। और ये रक्त में कहां पर मौजूद होते हैं, ब्लड में, तो बोले तो प्लाज्मा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा गैसेस, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये गैसेस मौजूद होती है। न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व की बात करें तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, ये मौजूद होता है किसमें, प्लाज्मा में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी इसमें होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिटेनिन। ये आपको याद रखना है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिटेनिन, ये भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। और ये कहाँ मौजूद होता है, अदर सॉल्यूट्स के रूप में प्लाज्मा में मौजूद होता है। तो प्लाज्मा में 91.5% वाटर, 7% प्रोटीन, 3 प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन। अदर सॉल्यूट्स में इलेक्ट्रोलाइट आयंस, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट। इतना आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और हीट को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, मतलब 3 काम है वाटर के प्लाज्मा के अंदर में, कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्थानांतरण करना कुछ चीजों का, और हीट को, उष्मा को रिलीज कर देना, ठीक है, उत्सर्जित कर देना, ये काम है। अब इनके जो काम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है। परासरणी जो उसका जो बैलेंस होता है, संतुलन होता है, उसको बनाने का काम करता है हमारे शरीर में। बस इतना आपको याद रखना है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आपको ये याद रख लेना है, एल्ब्यूमिन्स जो है वो क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करता है। ग्लोबुलिन्स क्या करता है, ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब रक्षा प्रणाली, हमारे शरीर का रक्षा प्रणाली जो है ये जो है देखने का काम करता है। कौन करता है, ग्लोबुलिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग जो है फैक्टर है, रक्त का थक्का बनाने वाला कारक है, रक्त का थक्का बनाने वाला कारक, थक्का बनाने वाला कारक, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम, रक्त का थक्का बनाने वाला कारक है, कौन है, बेसिकली फाइब्रिनोजन। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस, जो हम देख रहे थे, सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस, मैग्नीशियम जो है वो सब, वो पीएच बफरिंग का काम करता है। पीएच बफरिंग मतलब जो पीएच है उसका संतुलन को बनाए रखने का क्या करता है,
काम करता है ताकि पीएच बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, परिवर्तित ना हो। तो ये जो है हमने देख लिया, एलबी मीन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म और फाइब्रोनोजन जो है रक्त का थक्का बनाने वाला है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको आपको याद रखना है। फाइब्रोनोजन कैसे जो है हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, इसको हम आगे देखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताते हैं। देखो हमने जो है 55% वाला सेक्शन, प्लाज्मा वाला सेक्शन को डिटेल में देख लिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलुलर एलिमेंट, जो रक्त का मेन कोशिकाएं हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो शेप सर्कुलर बाइकॉन्केव, मतलब एक प्रकार से हम बोले तो जो इसका स्ट्रक्चर है ना, आप देख रहे हैं सर्कुलर तो आपको दिख रहा है, गोल तो आपको दिख रहा है, लेकिन साथ में ये ना ऐसा होता है, अंदर की ओर थोड़ा सा घुसा हुआ होता है, इस प्रकार से धंसा हुआ होता है, जिसको हम कॉन्केव बोलते हैं या अवतल बोलते हैं। तो दोनों की साइड से घुसा हुआ है, इसलिए इसको हम बाई कॉन्केव बोल रहे हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। सबसे बात आपको याद रखना है कि इसमें केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। मतलब ये एक कोशिका है। देखो ब्लड टिश्यू होता है, ब्लड जो रक्त होता है वो ऊतक होता है, और ऊतक किसको बोलते हैं हम, जो कोशिकाओं से मिलकर बना हो। तो ये क्या है, ये है कोशिका, लाल रक्त कोशिका। अब लाल रक्त कोशिका की बात करते हैं, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। लेकिन ये जो है ना ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। साइज क्या होता है, हालांकि साइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर की रेंज का होता है, और जो उसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो 2.5 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। और इसके बाद ये शेप वाला जो पॉइंट था, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कलर की बात करें, रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसके कारण से, क्योंकि ये आयरन को कंटेन करता है, लौह पार्ट को कंटेन करता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, रेड। और ब्लड को भी रेड कलर देने का काम कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स करता है। क्यों करता है, मतलब किसके कारण से करता है, तो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, इसको आपको याद रखना है। बेसिकली हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। काउंट कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एडल्ट मेल में यह 5.4 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर, ठीक है। एडल्ट फीमेल में 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम काउंट की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स कितना होता है उसकी बात कर रहे हैं। अलग से अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन तो लगभग मेल में 14 ग्राम तक होना चाहिए, और फीमेल में 12 से 13 ग्राम तक बोल सकते हैं हम, जो है होना चाहिए सामान्य तौर पर। अगर कम होगा तो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, उससे वो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। 120 डेज औसत जो आयु होती है लाल रक्त कोशिकाओं की, वो कितनी होती है, बेसिकली 120 डेज होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये सब पॉइंट्स हो गए। अभी हम देखते हैं, अच्छा रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते थे, इरेथ्रोसाइट्स बोलते थे, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है, रक्त का जो आरबीसी है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसको इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। बोलने का मतलब द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। देखो इरेथ्रोसाइट्स नाम है आरबीसी का, इरेथ्रोपोइसिस इरेथ्रोसाइट्स को बनाने का प्रक्रिया है, बस दैट्स इट, इसको आपको याद रखना है। एडल्ट में अगर हम बात करें तो ये कहाँ बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि सिंपल तौर पे अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है बोन मैरो लगा देना है, ठीक है, बोन मैरो। ये जनरली आपको जो है क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ पर बनता है, ये बोन मैरो बनता है, जो जनरली क्वेश्चन पूछता है। लेकिन स्पेसिफिक अगर देखें तो एडल्ट में रेड बोन मैरो में बनता है, जो लॉन्ग बोन्स होती है उसके, हिप बोन, ब्रेस्ट बोन और रिब्स में बनता है ये बेसिकली। अगर हम बात करें चाइल्ड में, तो चाइल्ड में बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स, ठीक है। फीटस की बात करें, फीटस किसको बोलते हैं, जो भ्रूण होता है उसकी, उसमें जब वो उसका लीवर और स्प्लीन वाला एरिया डेवलप हो जाता है तो वहाँ जो है आरबीसी बनने का जो है काम होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यकृत और स्प्लीन, प्लीहा बोलते हैं इसको, ठीक है। लीवर जो है यकृत को बोलते हैं और स्प्लीन किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं, ठीक है। आगे हम एक और भी चीज़ देखेंगे। अच्छा, अगर मान लो आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिथेमिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीसिथेमिया, सॉरी, ठीक है, पॉलीसिथेमिया। और अगर
बहुत कम हो गया संख्या तो उसको एरिथ्रोपिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपिनिया। ये भी आपको याद रखना है। पॉलीसिथीनिमिया, सिथीमिया, और अगर बहुत ज़्यादा आरबीसी बढ़ जाए और आरबीसी अगर घट जाए, बढ़ जाए तो पॉलीसिथीमिया, और अगर घट जाए तो एरिथ्रोपिनिया इसको बोलते हैं। पिनिया इसको याद रखना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं अगर पूछेगा तो अगर आपको सीधे तौर पे बोन मैरो दिया होगा तो आप बोन मैरो को टिक कर देना है, ठीक है आपको। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको ऐसा पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का काम क्या है देख लेते हैं। आरबीसी का काम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू जो है, अगर हम बात करें फेफड़े से लेकर कहां पर जो है ऊतकों तक जो है क्या करना, रक्त का में से मौजूद जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो हम अंदर ले रहे हैं श्वास को अंदर लेकर, वो ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक पहुंचाना। और जो टिश्यूज हैं वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है उसको टिश्यूज से लेकर लंग्स तक लेकर आने का काम कौन करता है? बेसिकली आरबीसी उनको पकड़ कर लेकर आता है। तो आपको याद रखना है ये काम कौन करेगा? ये काम ना इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उन दोनों को पकड़कर वो लेकर आता है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड कंटेंट जो है अगर हम बात करें 13 से 15 ग्राम जो मैं आपको बता रहा था हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml में, प्रत्येक 100 ml में, ईच एंड एवरी 100 ml अगर हम बात करें तो इसमें कितना होना चाहिए? नॉर्मल में 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर मान लो इससे कम हुआ तो एनीमिया होने का चांसेस रहता है। अच्छा, 1 आरबीसी कंटेन्स अबाउट कितना, अगर हम बात करें एक आरबीसी में कितना मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, मतलब एक जो सेल होते हैं है ना, उसमें कितना 250 मिलियन 250 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। ये सारे डेटा ना इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। इच मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर पूछे कि एक जो है हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल, कितने अणु को पकड़ सकता है, तो एक साथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को वो पकड़ के ले जा सकता है, ठीक है। मतलब आप समझिए कि हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, 4 ऑक्सीजन के अणु को ले जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की, श्वेत रक्त जो है कोशिकाओं की बात करते हैं। इसका शेप कैसा होता है? अमोबॉइड न्यूक्लिएटेड, जैसे अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा उसी टाइप का ये बेसिकली होता है, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था। यही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। दूसरा, साइज 12 to 15 माइक्रोमीटर। कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, ये इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, कलरलेस, रंगहीन होता है। ये कैसा होता है? रंगहीन। जबकि रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन के कारण से रेड होता है। काउंट कितना? 5000 से लेकर 10,000 WBC पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर में अगर हम बात करें पर माइक्रोलीटर, प्रति माइक्रोलीटर में 5000 से लेकर 10,000 WBC होता है। लाइफ स्पेन कितना होता है? 10 to 13 डेज होता है। इसको आपको याद रखना है। अच्छा, एक और चीज यहां पर एक चीज मिस हो गया है, इसको आप नोट कर लेना कि जो रेड ब्लड सेल का डेथ होता है, डेथ मतलब उसकी मृत्यु जो होगी, ठीक है, वो कहां पर होगी? वो होती है स्प्लीन में। कहां होती है? स्प्लीन में होती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, अर्थात जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिनके 120 डेज उनकी लाइफ होती है, तो इनकी मृत्यु कहां होती है? जो है उसको बेसिकली लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्प्लीन, प्लीहा याद रखना है। और प्लीहा कहां पाया जाता है? ये लीवर के पास पाया जाता है। तो कई बार ऑप्शन में स्प्लीन न देके लीवर देगा, तो लीवर लगा के आना है, ठीक है। और अगर लीवर नहीं दिया हुआ है तो स्प्लीन, और दोनों दिया हुआ है तो स्प्लीन लगाना है, आपको याद रखना है, क्योंकि स्प्लीन ही एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि रेड ब्लड सेल्स का डेथ कहां होता है, या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? तो प्लीहा को बोलते हैं, स्प्लीन को। और अगर ये नहीं दिया है तो लीवर, और अगर दोनों दिए हैं तो आपको याद रखना है स्प्लीन, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। तो इसका लाइफ स्पेन देखो, आरबीसी का 120 डेज था, इसका 10 से लेकर 13 डेज तक के बीच जो है बीच में है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर हम रेशियो देखें,
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो तो 600:1 होता है। इसको आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है। नाउ आगे हम बात करते हैं ल्यूकोपोइसिस। जैसा हमने एरिथ्रोपोइसिस देखा था, एरिथ्रोपोइसिस मतलब लाल रक्त बनने की जो है लाल रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्शन करती है डब्ल्यूबीसी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। कहाँ बनता है एडल्ट में, लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, बोन मेरो, लेकिन स्पेसिफिक पूछे तो बोन मेरो में बनता है। सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, बोन मेरो में। बच्चों में फीटस की अगर हम बात करें, जो भ्रूण होता है उसमें लीवर और स्प्लीन में बनता है। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। नाउ आगे हम बात करते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर उसकी संख्या घट जाए तो ल्यूकोपेनिया इसको बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकेमिया। अगर बहुत ज्यादा अगर संख्या बढ़ जा रहा है ना, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर वाला जो है वो मतलब अनबैलेंस हो गया डब्ल्यूबीसी का और वो बढ़ गया, तो इससे ब्लड कैंसर, जिसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ल्यूकेमिया इज कॉज्ड बाय पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने के कारण से ही अनियंत्रित तरीके से उससे क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ डब्ल्यूबीसी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रैन्युलर और दूसरा होता है ए ग्रैन्युलर, ठीक है, ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर। इसमें 3 टाइप के, न्यूट्रोफिल्स इसका 62%, 62% होता है, एसिडोफिल्स जो होता है 2.3%, बेसोफिल्स 0.4%, ये उससे जो है घटक का परसेंटेज दिया हुआ है। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 30% और मोनोसाइट्स 5.3%। हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके प्रकार को याद रखना है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है और ये है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो बेसिकली अगर बात करें न्यूट्रोफिल्स, ये बैक्टीरिया को डिवाइड कर, बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है बाय फैगोसाइटोसिस, मतलब बैक्टीरिया को खा जाना, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, डब्ल्यूबीसी को हम फाइटर सेल्स बोलते हैं। हमारे कोशिका, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट योगदान किसका है, डब्ल्यूबीसी का। और डब्ल्यूबीसी में जो ये सब अलग अलग जो इसके घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो अलग अलग उनका काम है। तो उसमें सबसे पहला काम हम देख रहे हैं किसका, न्यूट्रोफिल्स का, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को जो है डिस्ट्रॉय करेगा फैगोसाइटोसिस से, बोन मेरो में बनता है, ठीक है। इसके बाद एसिडोफिल्स, जिसको हम इसिनोफिल्स भी बोलते हैं, ये जो है कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जी रिएक्शन। मतलब आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, या मान लो जो आपको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, परागकणों से, तो उसमें जो है हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिसके कारण से एलर्जी कॉज होता है। ये कहाँ बनता है, बोन मेरो में। इसके बाद बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, लिबरेट हेपरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मतलब उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो भी आपका एलर्जेटिक रिएक्शन है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये हेपरिन और हिस्टामिन जैसे कुछ जो है केमिकल्स को क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। बेसोफिल्स बोन मेरो में बनता है, ये भी इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स जो होता है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लिम्फोसाइट्स, बोन मेरो, स्प्लीन और टॉन्सिल, यहाँ पर जो है बेसिकली ये बनता है। इसके बाद मोनोसाइट्स की बात करें तो ये जो है इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करते हैं, अंतर्ग्रहण कर लेता है, खत्म कर देता है। ये कहाँ बनता है, बोन मेरो में बनता है। तो यहाँ पर हमने जो है सबके फंक्शन देख लिए कि कौन कहाँ बन रहा है और क्या क्या जो है उसका काम है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो अगर हम इनको कंक्लूड करें तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली इनके द्वारा डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है, किसी भी बाहरी जो एजेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको खत्म करने का काम कर रहा है, जिससे हमारा शरीर जो है बेसिकली लड़ता जो है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस घुसता है तो हमारा शरीर लड़ाई करता है, तो कौन लड़ाई करता है, डब्ल्यूबीसी। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को हम सैनिक कोशिका, फाइटर सेल ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए यही जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसमें आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो होता है इसका शेप सर्कुलर होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, ये भी आपको याद रखना है। नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, और
अगर हम बात करें तो इसमें जो है बेसिकली ये भी नॉन न्यूक्लियेटेड है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने देखा था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियेटेड है, केंद्र की है, इसमें आपको WBC में केंद्रक पाया जाएगा, RBC में नहीं पाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसमें भी नहीं पाया जाएगा, केंद्रक मौजूद नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। साइज 2 से 4 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा। काउंट देख लीजिए आप 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या होती है। लाइफ स्पेन 5 to 9 डेज, सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन RBC 120 डेज, 10 to 12 डेज WBC का, 5 to 9 डेज लाइफ स्पेन किसका, जो जीवन काल है प्लेटलेट्स का होता है। फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने में इसका बहुत अहम योगदान होता है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ जो प्लेटलेट्स का बनने की प्रक्रिया है उसको हम थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स से आ गया थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगा कैरोसाइटिस एंड दैट रिमेन इन द बोन मेरो, मतलब ये बेसिकली क्या बात करते हैं, ये बोन मेरो में बेसिकली जो है ये भी बनता है और वहीं पर ये पाया जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ये थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, और अगर संख्या घटेगी, डिक्रीज होगा इसका संख्या, तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। पीनिया मतलब आया, समझ लेना आपको, संख्या घटने वाली हम वहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसको आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर बोली बात की गई है कि मेगा कैरियोसाइटोसिस जो है उसके सेगमेंट्स के रूप में, उसके टुकड़ों के रूप में प्लेटलेट्स जो है बेसिकली पाया जाता है, जो कि बोन मेरो में पाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हमने देखा। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसमें अगर मान लो आपके शरीर में रक्त बहना शुरू हो गया, ब्लड चोट लग गई और ब्लड फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, ब्लड अपनी फ्लूइडिटी को लूज कर देगा, मतलब वो जेली जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जेली बन जाएगा, और वहां फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे होता है, इसको भी हम देखते हैं। जैसे मान लो ब्लड वेजल्स है, जो आपकी रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं, वो फट गई और वहां से ब्लड निकलना शुरू हो गया, और जब ब्लड निकलना शुरू हो गया तो प्लेटलेट्स जो है वो क्या करेगा, एक प्लग बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं, किसको, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे। ये जब एक्टिव होगा तो ये बन जाएगा थ्रोम्बिन, मतलब ये एक्टिव होकर क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन। और इसमें कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन, आपको याद होगा फाइब्रोनोजन के बारे में। फाइब्रोनोजन जो होता है ये बेसिकली प्लाज्मा में पाया जाता है, ये अभी इनएक्टिव है। एक्टिव कब होगा, जब ये फाइब्रिन बनेगा। कैसे बनेगा, तो थ्रोम्बिन जो है बेसिकली क्या करता है, इसको एक्टिवेट करने का काम करता है। और फिम्ब्रिन बनाएगा। फिम्ब्रिन क्या बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क मतलब जालीनुमा संरचना, और वही जालीनुमा संरचना बाद में यहाँ दिख रहा है, फिम्ब्रिन थ्रेड्स फॉर्म एंड ट्रैप्स रेड ब्लड सेल्स, और उससे क्या बनेगा, आपका रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग बनेगा। तो ये जो फैक्टर्स आप देख रहे हैं ना, थ्रोम्बिन हो गया, फिब्रिन हो गया, इन सबको याद रखना है, क्योंकि यही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। तो थ्रोम्बिन एक है, फाइब्रिनोजन है, ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं और क्या बनाने का काम करेंगे, बेसिकली ये ब्लड क्लॉट जो है बनाने का काम करेंगे। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब एक और चीज, एंटीकोगुलेंट। देखो, रक्त जो है, ब्लड अगर हमारे शरीर से बाहर चोट लग गया और फ्लो हो रहा है तो वहां ब्लड को क्लॉट करना जरूरी है, लेकिन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी के अंदर रक्त का परिसंचरण ब्लड क्लॉटिंग कारण से रुक गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे बॉडी में कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, रक्त को थक्का बनाने से रोकने के लिए, ठीक है। इसको हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, हेपरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। हेपरिन जो होता है ना, हेपरिन ये जो है ना बेसिकली लीवर में बनता है, और ये क्या करता है, ये रक्त को थक्का बनाने से, ब्लड क्लॉटिंग, हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। इसको आपको याद रखना है। इफ ब्लड क्लॉट्स टू इजीली द रिजल्ट कैन बी थ्रोम्बोसिस। क्लॉटिंग इज एन अनडैमेज्ड ब्लड वेजल्स, ठीक है। तो उसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। बोलने का मतलब अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जा रहा है और अनडैमेज ब्लड सेल में, मतलब आपके अंदर
ब्लड का डैमेज नहीं, मतलब ब्लड सेल्स का जो रक्त वाहिकाएं हैं वो डैमेज नहीं हुई है, बावजूद उसके ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इफ द ब्लड टेक्स टू लॉन्ग टू क्लॉट, अगर बहुत लंबा समय लेता है ब्लड क्लॉट करने के लिए तो उसको हेमरेज बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। अगर ब्लड जो है क्लॉट नहीं बन रहा है, लंबे समय ले रहा है, तो उसको हेमरेज बोलते हैं। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया बेसिकली आपका किसके बारे में, अगर हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हमने जो है देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में, अर्थात मानव हृदय के बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ब्लड का है। जो भी मैंने आपको बताया है इससे जनरली क्वेश्चन प्रीलिम्स वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ आपको अच्छे से नोट कर लेना है। थैंक यू।